जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके पास केमिस्ट्री के लिए एक ऑपरेटर मैनुअल हो, एक ऐसी गाइडबुक जो आपको ये बताए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करना है ताकि आपको हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स मिलें, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी फैक्ट्री की मशीन को चलाते हैं। तो चलिए आज हम इसी मैनुअल को खोलते हैं और रासायनिक संतुलन के रहस्यों को समझते हैं और ये भी जानेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस ज्ञान का इस्तेमाल वो नतीजे पाने के लिए करती हैं जो वो चाहती हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल है। केमिस्ट्री आखिर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरती है? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये अरबों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है और इसका जवाब एक ऐसी केमिकल प्रक्रिया में छिपा है जिस पर काबू पाना हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ये है हेबर-बॉश प्रक्रिया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक असली चमत्कार। ये जो बड़े बड़े प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये हवा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके अमोनिया बनाते हैं। वही अमोनिया जो दुनिया भर के खेतों के लिए फर्टिलाइजर यानी खाद का बेस है। पर यहाँ एक दिक्कत है, ये रिएक्शन अपने आप पूरा होने से पहले ही एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। ये समझिए एक नेचुरल बैरियर है और अगर हमें ज्यादा से ज्यादा फसलें उगानी हैं तो हमें इस बैरियर को पार करने का तरीका खोजना ही होगा। तो ये रुकावट, ये है क्या चीज़ आखिर? इसे समझने के लिए हमें साइंस के एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक संतुलन। यही वो बेसलाइन है जिसे हमें कंट्रोल करना सीखना है। रासायनिक संतुलन को आप एक बहुत बिजी बाजार की तरह समझिए। एक तरफ रिएक्टेंट्स लगातार प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं और ठीक उसी वक्त प्रोडक्ट्स भी वापस रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। इक्विलिब्रियम तब होता है जब इन दोनों प्रोसेस की रफ्तार बिल्कुल बराबर हो जाती है। बाहर से देखने में तो लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर यह एक कभी ना रुकने वाला डांस है। और ये जो तराजू आप देख रहे हैं, ये संतुलन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए, एक पल्ले पर हमारे रिएक्टेंट्स हैं और दूसरे पे प्रोडक्ट्स। जब दोनों पल्ले बराबर होते हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। इस बैलेंस को एक खास नंबर से नापा जाता है जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी कहते हैं। सीधे सीधे कहें तो केसी वो नंबर है जो हमें बताता है कि जब सब कुछ बैलेंस में होगा तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का रेशो क्या होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिस्टम को बैलेंस में रहना इतना ही पसंद है तो हम उसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मजबूर कैसे करें? खैर, यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल नियम हमारे काम आता है जो हमें सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाने की पावर देता है। इसे कहते हैं ल चैटलियर का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल बहुत सीधा सा है। कोई भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है उसे बदलाव पसंद नहीं है। अगर आप उसमें कोई स्ट्रेस डालते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर बदलकर, तो सिस्टम उस बदलाव को उलटने की कोशिश करेगा ताकि एक नया बैलेंस बना सके। तो ये एक साइकिल की तरह चलता है, इक्विलिब्रियम, फिर स्ट्रेस, फिर एडजस्टमेंट और फिर एक नया इक्विलिब्रियम। और यही वो चाबी है जिससे हम रिएक्शन को अपनी मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। तो चलिए अब उन लीवर्स को देखते हैं जिन्हें हम खींच सकते हैं। हमारे पास इस बैलेंस को अपने हिसाब से बदलने के लिए कई टूल्स हैं। आइए एक एक करके सबको समझते हैं। हमारा पहला लीवर है कंसंट्रेशन। ये बहुत आसान है। आप ऐसे समझिए कि हमारे पास दो टैंक हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। बायां टैंक रिएक्टेंट्स का है और दायां प्रोडक्ट्स का। अगर आप रिएक्टेंट वाले टैंक में और पानी डालेंगे तो लेवल बढ़ने से पानी प्रोडक्ट वाले टैंक की तरफ बहेगा। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट वाले टैंक से पानी निकालेंगे तो भी रिएक्टेंट टैंक से पानी उसे भरने के लिए आएगा। बस केमिस्ट्री में भी बिल्कुल यही होता है। रिएक्टेंट्स बढ़ाओ या प्रोडक्ट्स घटाओ और रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अब ये ग्राफ देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, पहले हिस्से में सब कुछ स्टेबल है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। फिर T1 पर हम अचानक बहुत सारा हाइड्रोजन यानी H2 डाल देते हैं। ये नीला वाला स्पाइक देखिए। सिस्टम को ये पसंद नहीं आता, वो इस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन से छुटकारा पाना चाहता है। तो अब सिस्टम क्या करेगा? वो आयोडीन के साथ मिलकर और ज्यादा प्रोडक्ट यानी HI बनाना शुरू कर देता है। ध्यान से देखिए कैसे H2 और I2 का लेवल गिरता है और HI का लेवल बढ़ता है जब तक कि T2 पर एक नया शांति समझौता यानी नया इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता। अच्छा, अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं इसको। इसके लिए हम QC यानी रिएक्शन कोशेंट का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे एक तरह का डायग्नोस्टिक गेज मान सकते हैं। KC हमारा टारगेट है और QC हमें बताता है कि हम उस टारगेट से अभी कितनी दूर है।
जब हम रिएक्टेंट जैसे H2 मिलाते हैं तो हमारी QC की वैल्यू KC से कम हो जाती है। अब सिस्टम को वापस बैलेंस में आने के लिए QC को बढ़ाना होगा, और ऐसा करने का एक ही तरीका है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना। इसीलिए रिएक्शन को आगे बढ़ना ही पड़ता है। और ये देखिए, ये तो एकदम आंखों देखा हाल है। बीच वाले फ्लास्क में देखिए, हम एक रिएक्टेंट और मिलाते हैं जिससे HCN- आयनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। सिस्टम इस बदलाव का विरोध करने के लिए आगे बढ़ता है और ज्यादा गहरे लाल रंग का प्रोडक्ट बनाता है। दाईं ओर के फ्लास्क में हम कुछ ऐसा मिलाते हैं जो एक रिएक्टेंट को सिस्टम से हटा देता है। सिस्टम रिएक्ट करता है और इक्विलिब्रियम को बाईं ओर शिफ्ट कर देता है, जिससे लाल रंग हल्का पड़ जाता है। ये ले चैटलियर का सिद्धांत है, जिसे हम अपनी आंखों से काम करते हुए देख सकते हैं। अब बारी है हमारे दूसरे लीवर की, प्रेशर। ये नियम खास तौर पर गैसों वाले रिएक्शंस पर लागू होता है। नियम बहुत सीधा है। जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो सिस्टम उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां गैस के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, ताकि थोड़ी जगह बन सके, थोड़ी भीड़ कम हो सके। इस उदाहरण में देखिए, बाईं ओर 4 मॉलिक्यूल्स हैं और दाईं ओर सिर्फ 2। तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम दाईं ओर यानी प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अब आता है हमारा सबसे पावरफुल लीवर, जो बाकियों से बिल्कुल अलग है, टेम्परेचर। इसे हम मास्टर कंट्रोल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अकेला ऐसा फैक्टर है जो सीधे सीधे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC की वैल्यू को ही बदल सकता है। टेम्परेचर के इस खेल को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप गर्मी को एक प्लेयर मान लें। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में गर्मी प्रोडक्ट टीम का हिस्सा है। अब अगर आप और गर्मी यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम इस एक्स्ट्रा प्लेयर को हटाने के लिए रिएक्शन को पीछे यानी रिएक्टेंट टीम की तरफ भेज देगा। वहीं एंडोथर्मिक रिएक्शंस में गर्मी रिएक्टेंट टीम में होती है। यहाँ गर्मी बढ़ाना मतलब रिएक्टेंट टीम को मजबूत करना, तो जाहिर है रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे भागेगा। और ये एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहां भूरी गैस NO2 कलरलेस गैस N2O4 में बदलती है और गर्मी छोड़ती है। देखिए, जैसे ही हम ट्यूब को ठंडे पानी में डालते हैं, मतलब हम सिस्टम से गर्मी खींच रहे हैं, तो संतुलन दाईं तरफ यानी कलरलेस प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जब हम इसे गर्म पानी में रखते हैं, मतलब हम गर्मी दे रहे हैं, तो संतुलन बाईं ओर यानी भूरी रिएक्टेंट गैस की तरफ वापस चला जाता है। हमारा आखिरी टूल है कैटलिस्ट। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी है, कैटलिस्ट आपकी मंजिल नहीं बदलता, वो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता छोटा और आसान बना देता है। ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन यानी KC को बिल्कुल नहीं छेड़ता। ये बस सिस्टम को उस मंजिल तक बहुत तेजी से पहुंचाता है। ये बस उस एनर्जी के पहाड़ को थोड़ा छोटा कर देता है जिसे रिएक्शन को पार करना है, ताकि सफर जल्दी पूरा हो जाए। तो चलिए, अब जब हमने अपने सारे लीवर्स के बारे में जान लिया है तो वापस चलते हैं अपनी असली प्रॉब्लम पर। देखते हैं कि इन सब प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल अमोनिया बनाने की प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कैसे किया जाता है। ये मैट्रिक्स समझिए हमारे ऑपरेटर मैनुअल का दिल है, सब कुछ एक ही जगह पर। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारे हर एक लीवर का इक्विलिब्रियम पर क्या असर होता है, और सबसे जरूरी बात, कौन सा लीवर KC की वैल्यू को बदल सकता है। ये किसी भी केमिस्ट के लिए एक जबरदस्त चीट शीट है। और यहाँ ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। हेबर प्रोसेस में इंजीनियर्स इन सारे लीवर्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर, लगभग 200 एटमॉस्फेयर डालते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोल्स कम हैं। वो लगातार प्रोडक्ट यानी अमोनिया को ठंडा करके हटाते रहते हैं ताकि रिएक्शन आगे बढ़ता रहे। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो कम टेम्परेचर से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा धीमा हो जाएगा। इसलिए वो एक बीच का रास्ता निकालते हैं, एक मीडियम टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस और साथ में एक आयरन कैटलिस्ट, ताकि स्पीड भी अच्छी मिले और प्रोडक्ट भी ठीक ठाक बन जाए। सच कहूँ तो ये केमिकल इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। तो कुल मिलाकर सारी कहानी इसी एक पावरफुल प्रिंसिपल पर आकर खत्म होती है। ये एक यूनिवर्सल नियम है जो हमें न सिर्फ केमिकल सिस्टम्स के बर्ताव को समझने की, बल्कि उसे कंट्रोल करने की भी ताकत देता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं, तो जरा सोचिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। नई दवाइयां बनाने से लेकर क्लीन एनर्जी के सोर्स डेवलप करने तक, रासायनिक संतुलन को कंट्रोल करने की ये जो ताकत है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में न जाने कितने ही नए दरवाजे खोलती है।